नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में सामाजिक विज्ञान शिक्षक तैयारी या भाषा शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहां पर ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत आप यहां पर देखेंगे आज जो ज्योग्राफी सेक्शन में जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर आपका जो टॉपिक 2 है वो है आपका वायुमंडल। ठीक है, इसके पहले हमने आपको सौरमंडल का सेक्शन को कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। हम आपके लिए स्पेशल यहाँ पर क्या लेकर आ रहे हैं, तो JCERT जैक की किताब में जो प्रश्न दिया जा रहा है बस उसी को हम लेकर के आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। यदि केवल ज्योग्राफी की तैयारी करना है तो सिर्फ 150 रुपये में आप यहाँ से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर वायुमंडल का पार्ट 2 के अंतर्गत पर्वतीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, तापमान, अस्थायी पवन, पवन के प्रकार, पवन के बारे में, उसके साथ मौसमी पवन, अस्थायी पवन, स्थानीय पवन, सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर वायुमंडल का सेक्शन 2 को देखने के लिए जरूर जुड़िएगा और यहाँ से JCERT के नोट्स को लेकर के पढ़ना भी नहीं भूलिएगा। सिर्फ आपको JCERT जैक की किताब से सारा यहाँ पर नोट्स बन रहा है, तो आप सभी अभी लेकर के जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आज का लेकर के आए हुए। ठीक है, तो यदि आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए यह जो है आपको यहाँ दिया गया है टॉपिक, जो जेटेट का भी न्यू सिलेबस दिया गया उसमें आपको वायुमंडल पढ़ना है। ठीक है, उसके पहले ज्योग्राफी सेक्शन के अंतर्गत सौरमंडल पढ़ना है, तो ये आपको वायुमंडल टॉपिक 2 चल रहा है और उसका वायुमंडल का ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 आपको हमने करवा दिया है। ठीक है, ये सारा टॉपिक कहाँ से लिया जा रहा है, तो ये सारा टॉपिक आपका झारखंड का जो सरकारी विद्यालय JCERT जैक के किताब से लिया जा रहा है, हूबहू वहाँ से आपको प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक है, और आप यदि चाहते हैं कि हम JCERT जैक आपको विशेष और भी इसके बाद भी यदि पढ़ना है तो आप उस किताब का PDF भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए, सारा कुछ उसी से बना हुआ है। पूरे पार्ट को हमने निचोड़ कर रख दिया और यहीं से आपके सारे प्रश्न एग्जाम में छपेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए वायुमंडल का पार्ट 2 देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वायुमंडल का पार्ट 1 देख लीजिएगा। और ऐसे शिक्षक जो केवल ज्योग्राफी का ही तैयारी करना चाहते होंगे या ज्योग्राफी का केवल नोट्स लेना चाहते हैं तो वो 150 रुपये में यहाँ से ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी का सारा JCERT किताब का PDF और उसका क्वेश्चन बैंक और सारी क्लासेज आपको दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे मौसम और जलवायु। ठीक है, मौसम और जलवायु को देखेंगे, मौसम और जलवायु से संबंधित जो यहाँ पर निकल के आए हैं उस नोट्स को देखेंगे। ठीक है, देखिए वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, घंटा या क्षण प्रति क्षण बदलने वाले घटना को मौसम कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि मौसम किससे कहता है, तो मौसम क्या होता है आप देखते हैं, क्षण प्रति क्षण, क्षण प्रति क्षण बदलने वाली जो वायुमंडल में घटना है वही मौसम है। अभी आपका धूप है तो तुरंत क्या हो जाता है, छाया हो जाता है, बादल है तुरंत वर्षा हो रही है, तो ये सब क्या है, ये सब मौसम है जो क्षण प्रति क्षण बदलते रहता है, उस घटना को हम लोग मौसम कहते हैं। ठीक है, मौसम का परिभाषा आपको कंप्लीट हो गया होगा। मौसम के अध्ययन को मेटियोरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। अगला है, एक निश्चित समय या लंबे अवधि के बाद जो मौसम में परिवर्तन होता है उससे जलवायु कहते हैं। ठीक है, देखिए क्षण प्रति क्षण मौसम के बदलने से जलवायु में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तापमान कम हो सकता है, वर्षा कम हो सकती है, लेकिन तापमान में अचानक गिरावट नहीं होती है, लेकिन एक लंबे समय के बाद मौसम में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग जलवायु कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी ठंड का मौसम है तो गर्मी, तो यहाँ जलवायु चेंज हो गया, तो ये ठंड के बाद गर्मी कितना, 4 महीना। तो एक लंबे समय के बाद जो जलवायु में परिवर्तन, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। तो प्रश्न रहेगा कि एक निश्चित समय के बाद जो मौसम में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, आपको टिक करना होगा, जलवायु कहते हैं। एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय है, ठंडा का समय निश्चित है, गर्मी का समय निश्चित है, बरसात का समय निश्चित है, बसंत ऋतु का समय निश्चित है, तो ये सब क्या है, जलवायु है। ठीक है, चलिए जलवायु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जलवायु के अध्ययन को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जलवायु का क्लाइमेट होता है उसी को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं हम लोग। अगला है, प्राकृतिक वातावरण का बुनियादी तत्व जलवायु है। प्राकृतिक जो वातावरण होता है उसका मुख्य जो तत्व होता है वो जलवायु ही होता है। जलवायु के कारण सभी जगह का वातावरण जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए ये चीज़ आपको प्रश्न पूछ देता है कि जलवायु किस किस चीज़ों को प्रभावित करता है, तो जलवायु निम्नलिखित चीज़ों को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, जलवायु के चलते निम्न चीज़ें प्रभावित होती है। ठीक है, मृदा के प्रकार,
जहाँ की जलवायु जैसी होगी वहाँ की मृदा वैसी होती है। वनस्पति के प्रकार, वहाँ की वनस्पतियाँ भी चेंज होती है, ठीक है। ठंडे प्रदेश की वनस्पतियाँ अलग होती है, गर्मी प्रदेश की अलग होती है, ज़्यादा वर्षा वाले प्रदेश में वनस्पतियाँ अलग होती है, ठीक है। अगला है मनुष्य का जीवन शैली। मनुष्य का जीवन शैली भी जलवायु पर निर्भर करता है, ठीक है। ठंडे प्रदेश के रहने वाले लोगों का जलवायु अलग है, गर्म प्रदेश में रहने वाले जलवायु अलग है, और यहाँ पे जो पर्वतीय प्रदेश में रहते हैं उनका जलवायु अलग है, अलग पहनावा ओढ़ावा खान पान सब होता है। यानी जलवायु पर मनुष्य का जीवन शैली भी निर्भर करता है। और मनुष्य का भोजन, वस्त्र और आवास ये जलवायु पर निर्भर करता है, ठीक है। जलवायु पर निर्भर करता है। जब आप दक्षिणी भारत में जाइएगा वहाँ की जलवायु अलग और लोग अलग पहनते हैं। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सभी जगह के जो है खान पान वस्त्र सभी का अलग अलग होता है। किसके कारण होता है? तो वहाँ के जलवायु के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मौसम एवं जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन है। मौसम और जो जलवायु है उसका में मुख्य तत्व कौन कौन आता है। तो मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है तापमान, दूसरा है वायुदाब, तीसरा है पवन और चौथा है आर्द्रता। तो ये पूछ देता है कि मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन है। याद रखिएगा सारा चीज़ इंपॉर्टेंस है आपका JCRT का है, ठीक है। एक भी छोड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। इसी तरह का प्रश्न पूछेगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बाहर की और बड़ी बड़ी चीज़ें देखने का प्रयास नहीं कीजिए। पहले जो ठोस ठोस चीज़ें आपकी मिल रही है आप उस सभी चीज़ों को एक तरफ से गहन अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं देखिए। बहुत से देखिए गाइड बाज़ार में आए हुए हैं और कोई गाइड से आपको 2-3 प्रश्न भी भिड़ जाएगा तो काफ़ी है। लेकिन आप यहाँ JCRT जब पढ़ के जाएंगे ना तो यहाँ से आपका 10-20 प्रश्न तो कैसे हूँ आएगा, एकदम 100% आपको दावा के साथ हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हर टॉपिक को देखिए। और देखिए अभी ये थ्योरी क्लासेज चल रही है, थ्योरी क्लासेज जिसका है, इसके बाद इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इसी आधार पर लेकर के आएंगे, ठीक है। और जो विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं तो सभी को देख लीजिएगा। अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चलेगा। उसके बाद एक आपको पूरे में वायुमंडल एक ही PDF में मिल जाएगा और उसका महामैराथन क्लास भी मिल जाएगा। वहाँ से आप कभी भी वायुमंडल सेशन से आपको जो भी 2 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे, ये तो फिक्स है कि आपको वायुमंडल से 2 प्रश्न मिनिमम 2 रहेगा, मैक्सिमम 3-4 भी जा सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये जो 1 से 5 के शिक्षक हैं उनके लिए पर्यावरण में भी आएगा। देखिए कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपको बता देते हैं। जो 1 से 5 के शिक्षक हैं, पर्यावरण का जो सिलेबस उसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आपको अदर से पढ़ करके जाना है। ये सब छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि ये पर्यावरण का मुख्य घटक है, ठीक है, इसको देख के ही जाना है। चलिए अब तापमान के बारे में देखते हैं। तापमान से जो जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपके किताब से निकले हैं केवल देखिए, अगर आप यहाँ गूगल पर और विभिन्न किताब में जाइएगा तो इतना प्रश्न मिलेगा कि आपका कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन से बचिए और केवल JCRT का जो टॉपिक निकल रहा है बीच बीच से उसको पढ़िए, ठीक है। किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होने का पता तापमान से चलता है, क्लियर। तो पूछेगा किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होने का पता किससे चलता है, तो तापमान से चलता है। तापमान का एक महत्वपूर्ण कारक सूर्यताप या इसको आतपन कहते हैं, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। यानी अलग अलग जगहों पर तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है, उसको सूर्यातप या आतपन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है आतपन कहलाती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी पर पड़ती है वो आतपन के नाम से जाना जाता है। तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। याद रखिएगा तापमान को किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। यानी तापमान की माप जो है थर्मामीटर से की जाती है। शहर के कल कारखाने, मोटर गाड़ियां और जनसंख्या शहर के तापमान को बढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है। शहर में क्या होते हैं, कल कारखाने होते हैं, मोटर गाड़ियां बहुत अधिक चलती है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, इससे क्या होता है, शहर के तापमान को बढ़ाते हैं। प्रश्न किससे प्रकार पूछेगा, शहर के तापमान को कौन बढ़ा सकते हैं, पूछ देगा शहर के तापमान को कौन बढ़ा सकते हैं। रहेगा कल कारखाने, मोटर गाड़ियाँ, जनसंख्या, सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न इस तरह से रहते हैं, इसीलिए देखिए पूरे डिटेल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। चलिए अगला है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेशों की जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके कारण समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा ये आपको प्रश्न दिया है, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि कब होती है, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि कब होती है, ठीक है। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तब पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहाँ की बर्फ़ क्या होती है, पिघलती है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होता है। तो यहाँ पर देखिए समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है, ठंडे प्रदेशों की बर्फ़ का पिघलना,
ठंडे प्रदेशों के बर्फ का पिघलना समुद्र के जल स्तर को बढ़ने का मुख्य कारण है। दिमाग में रखिएगा, ये नहीं कहेगा कि बरसात बहुत ज़्यादा हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, नहीं। पृथ्वी के तापमान में जब वृद्धि होगा तो ठंडे प्रदेशों के बर्फ जब पिघलते हैं तो उससे समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होता है। क्लियर। अगला है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। प्रश्न आ सकता है कि तापमान को मापने की इकाई क्या है। तापमान मापने की मानक इकाई जो हम लोग यहाँ पर कहते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, वो क्या है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। प्रश्न पूछा गया था कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्लियर। चलिए अब देखेंगे, पहला टॉपिक तापमान था। जलवायु और मौसम को जो प्रभावित करते हैं उसका पहला टॉपिक क्या था, तापमान। तो तापमान से जितना इंपॉर्टेंट नोट्स आपको किताब से निकला हमने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक था वायु दाब। तो सभी टॉपिक को ही हम यहाँ पर आपके लिए बना के ला दे रहे हैं कि आप देख करके जाइएगा, बहुत अच्छे प्रश्न आपको आएंगे इससे। तो चलिए वायु दाब देखते हैं। वायु दाब क्या होता है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। ठीक है, वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं, वायु दाब कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र की सतह पर वायु दाब क्या होता है, सबसे अधिक होता है। पूछेगा कि वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है, तो समुद्रीय सतह पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी, जिसको बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, वायु दाब मापी अगर हिंदी में होगा, या नहीं तो उसी को कहा जाता है बैरोमीटर, नहीं तो ऑप्शन दे देगा बैरोमीटर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब की माप किसके द्वारा किया जाता है, बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। तापमान के अधिक होने पर वायु दाब कम एवं तापमान के कम होने पर वायु दाब अधिक होता है। याद रखिएगा, जब तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। पूछ देगा कि तापमान के अधिक होने पर वायु दाब पर असर क्या पड़ता है, कम, अधिक, समान। तो तापमान के जब अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, और तापमान जब कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। अगला है फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी की गति के कारण वायु उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरल का नियम देखिए आपको कहीं मिलेगा नहीं, समझे ना, ये आपको जेसीईआरटी में दिया है और ये नियम आया हुआ है। ठीक है, फेरल का नियम। तो फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है, लिख देगा, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर वायु मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ये फेरल का नियम है। तीसरा जो पॉइंट था पवन था। ठीक है, पवन को हम लेके आए हैं। तो पवन या वायु, वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। याद रखिएगा, पवन या वायु हमेशा कैसे बहती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। वायु या पवन की दिशा का पता पवन का दिशा सूचक यंत्र से पता चलता है। प्रवाहित वायु या पवन की दिशा किस दिशा में बह रही है उसका पता किससे चलाया जाता है, तो उसके लिए दिशा सूचक यंत्र लगा हुआ है, उससे चलता है। या उसी को हम लोग कहते हैं, पवन के वेग को जो मापते हैं हम लोग, पवन की गति को वो एनीमोमीटर से मापते हैं। पवन की गति को जो मापने का यंत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन वेग मापी कहते हैं या एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो एनीमोमीटर द्वारा हम पवन की गति को मापते हैं। चलिए अब देखिएगा, ये भी आपका बहुत ही प्रश्न है इंपॉर्टेंट। पवन के प्रकार, इसको पढ़ लीजिएगा, पवन का प्रकार एकदम आता है। ठीक है, पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पवन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी पवन, एक होता है मौसमी पवन और एक होता है स्थानीय पवन। तीनों को हम बारी बारी से यहाँ पर देख लेंगे। चलिए अस्थायी पवन के बारे में क्या लिखा हुआ देखिएगा आप। जब पवन एक निश्चित दिशा में प्रायः सालों भर चला करती है तब उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। ठीक है, अस्थायी पवन कहते हैं एक निश्चित दिशा में सालों भर जो पवन चलती है, एक निश्चित दिशा में सालों भर जो पवन चलते हैं उसको अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवन में कौन कौन आता है, तो व्यापारिक पवन एक अस्थायी पवन है, पछुआ पवन अस्थायी पवन है और ध्रुवीय पूर्वी पवन अस्थायी पवन है। ठीक है,
इस प्रकार का पवन वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में बहते रहता है। तो पूछता है व्यापारिक पवन किस प्रकार का पवन है, स्थायी पवन है। पछुआ पवन किस प्रकार का पवन है, स्थायी पवन है। और ध्रुवीय पूर्वी पवन किस प्रकार का, अस्थायी पवन है। क्लियर। तो इस प्रकार का पवन जो लगातार एक ही वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में बहते रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी पवन कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मौसमी पवन। मौसमी पवन में क्या होता है, मौसमी पवन में क्या होता है, तो जिन हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। यानी वैसे पवन की दिशा जो मौसम के अनुसार चेंज हो जाते हैं, गर्मी में कुछ, ठंडा में कुछ, बरसात में कुछ। यानी जिन पवन का यहाँ पर दिशा जो है मौसम के अनुसार चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी पवन कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार का पवन अपनी दिशा मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। इस प्रकार का पवन अपनी दिशा किसके अनुसार बदलते हैं, मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। क्लियर। तो जैसा मौसम होगा उस पवन की दिशा वैसा बदल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मौसमी पवन। अब भारत में किस प्रकार का पवन बहता है, तो मानसूनी पवन है। ठीक है। और भारत की जलवायु भी कैसी है, तो मानसूनी जलवायु। ठीक है। तो भारत में मानसूनी पवन है, यहाँ पर मौसम के अनुसार जो है पवन की दिशा बदलते रहती है। ठीक है। अब देखिए स्थानीय पवन, नेक्स्ट है स्थानीय पवन। तो किसी विशेष स्थान में, ये सभी जगह नहीं होता है, किसी विशेष स्थान में चलने वाली विशिष्ट हवा को स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक है। किसी विशेष स्थान में जो चलेगा उसको हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है और उसी गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। यह पवन उत्तरी भारत में मई जून में बहती है। ठीक है। तो भारत के किसी विशेष स्थान में चलने वाले पवन को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय पवन कहते हैं। और ये उत्तरी भारत में चलती है और एक विशेष ऋतु में जो बहती है उसको हम लोग लू कहते हैं। जो हमारे यहाँ गर्मी में बहता है वो हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक था आपको आर्द्रता को देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी क्या है, वायु में किसी भी समय उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जैसे ठंडे के दिनों में आप देखिएगा तो उस समय जलवाष्प रहता है। तो वायु में किसी भी समय अगर जलवाष्प की मात्रा है तो उसको हम लोग कहते हैं आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है। आर्द्रता जब अधिक होती है तो कपड़ा सूखने में अधिक समय लगता है। ठीक है। जब नमी अधिक रहेगा तो उस समय कपड़ा सूखने में अधिक समय लगेगा और जब नमी नहीं रहेगा तो कपड़ा बहुत जल्द सूख जाएगा। आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी यंत्र हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है या आर्द्रता मापी यंत्र से मापा जाता है। तो सभी का देखिए यहाँ पर निचोड़ आपको जो निकल के आ रहा है उसको आपको देख लेना है। ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ को ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है वर्षा। क्या है आपका, वर्षा। ठीक है। तो जल के रूप में पृथ्वी पर गिरने वाले बर्षण को वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर जो जल के रूप में अगर कोई गिरता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर ऊपर से जल के रूप में नीचे गिरे तो उसको वर्षा कहते हैं। वर्षा के प्रकार, यहाँ से प्रश्न बार बार आता है, वर्षा के प्रकार। ठीक है। वर्षा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। वर्षा के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा, ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल। और तीसरा होता है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है। तो इस संवहनीय वर्षा कहीं होता है, कहीं पर्वतीय वर्षा होता है, कहीं चक्रवातीय वर्षा होता है। तीन कारणों से वर्षा हमारे क्षेत्र में होती है। ठीक है। संवहनीय वर्षा किस प्रकार से होता है उसको आप देख लीजिए कि इसका कारण क्या होता है संवहनीय वर्षा होने का। सूर्य ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है। ठीक है। सूर्य ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है और उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। जैसे आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन है। ठीक है। यहाँ पे एक बर्तन हमने लिया है और इसके नीचे क्या किया, स्टोव से बर्नर को जलाया। अब क्या हो, गर्म होगा तो हवा ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, वाष्प ऊपर उठेगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पे सूर्य के ताप से सूर्य की जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर समुद्र या महासागरें ये जो है इसका जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। ठीक है। उठने लगती है, उस स्थान की गर्म हवा उठने लगती है तो संवहनी धारा का निर्माण होता है। तो किस प्रकार की धारा बनती है, संवहनी धारा बनती है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है, नीचे से गर्म होते हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है। इससे जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है।
ऐसी वर्षा अधिकतर भूमध्य रेखा क्षेत्र में होती है। याद रखिएगा, संवहनीय वर्षा ज़्यादा कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा के मध्य क्षेत्र में होती है। पूछा गया है कि संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर किताब में आपको इस तरह का फिगर बनाया हुआ है, फिगर को देख लीजिएगा संवहनीय वर्षा का। ये देखिए यहाँ पे सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, ये कहाँ पड़ रहा है, तो आप देखिए ये सागर, ठीक है, कहाँ पड़ रहा है, ये सागर का अंश आप देख रहे हैं। यहाँ का जल गर्म होगा तो ये हवा, गर्म हवा जो है ऊपर उठेगी, ठीक है, ऊपर उठेगी, और यहाँ पर इसका संघनन होगा और ठंडा होने के कारण ये पृथ्वी पर नीचे की ओर गिरेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग संवहनीय वर्षा यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, संवहनीय वर्षा हम लोग इसको कहेंगे। अगला है पर्वतीय वर्षा। देखिए पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, ठीक है, बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि जंगल लगाइए, ठीक है, यहाँ कोई पर्वत ही नहीं है, पठारी क्षेत्र है, इस तरह का कहते हैं। तो पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, जब हवा अपने साथ नमी लिए चलते हैं और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि समुद्र या महासागर से जल गर्म होकर वाष्पित होकर उठ रहा है, और उठ के जब जा रहा है तो उसके सामने क्या हुआ, इस रेंज पे ये जा रहा था, इस रेंज पे, लेकिन इससे ऊंचा यहाँ पहाड़ पड़ गया, इससे ऊंचा यहाँ पहाड़ पड़ गया जंगल, ये यहाँ टकरा गया। तो टकराने के बाद ये ठंडा होकर के क्या होगा, यहाँ पर बरसात करवा देंगे। ठीक है, बरसात करवा देंगे। तो वही चीज़ें आप करा, तो सामने पर्वत, ठीक है, जब हवा अपने साथ नमी लिए चलते हैं और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है, तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, नमी युक्त वायु पर्वतीय ढालों से टकरा जाती है और टकरा कर ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है, और ठंडी होकर वर्षा कराती है। ऐसी वर्षा पर्वत के कारण हो रही है, पर्वत होने के कारण, तो ऐसी वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और ये किस प्रकार से ज़्यादा होती है, तो जहाँ पर्वत है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार के वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और जिस प्रकार दूसरे क्षेत्र, जैसे यहाँ पे देखिएगा, अभी एक फिगर आपका बना हुआ है, ये देखिए, ये फिगर आपका जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर्वत है, ये पर्वत, तो ये यहाँ से वाष्पीकरण होके जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे पर्वत यहाँ टकरा गया, तो इस रेंज में खूब वर्षा हुआ, इस रेंज में। लेकिन इस रेंज में देखिए कोई यहाँ पर अति नहीं था, क्या था, जंगल नहीं था, पर्वत नहीं था, तो यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर छाया बन के रह गया, तो इसको लोग वृष्टि छाया कहते हैं। ठीक है, तो जब नमी युक्त हवा ऊपर उठेगी और वहाँ पर पर्वत या पहाड़ होगा, तो वहाँ पर वह जा करके टकरा जाएगी और इस वाष्पित होकर के क्या होगा, यहाँ पर वर्षा करवाएगी। तो इसको हम लोग पर्वत के कारण ही वर्षा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए फिगर आपको बना हुआ है, देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे पर्वत है, ठीक है, पर्वत है, यहाँ क्या हो रहा है, ये समुद्र है, यहाँ क्या है, समुद्र का जल है, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के कारण आर्द्र वायु जो है ऊपर उठी, और ऊपर उठने के कारण यहाँ पे देखिए वाष्पीकरण बना। ये क्यों बना, तो ये जंगल का रेंज था, ये टकरा गई हवा, और ये जंगल के कारण यहाँ पर आर्द्र होकर के देखिए यहाँ पे खूब वर्षा करवा रही है, यहाँ खूब वर्षा, लेकिन यहाँ कोई वर्षा नहीं, एकदम अल्प मात्रा में होगा, तो ये वृष्टि छाया कहलाएगा। तो ये पर्वत के कारण वर्षा हो रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्वतीय वर्षा कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है वायुमंडल में चक्रवाती वर्षा। अगला है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, जो हम लोगों के यहाँ होती है। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोन के कारण अभी बहुत अधिक वर्षा अभी भी हो रही है, और अधिकतर वर्षा साइक्लोन के कारण, या क्या कहते हैं कि आपको बंगाल की खाड़ी में बनने वाले वायुदाब के कारण जो होती है, तो वो चक्रवाती है। तो ये क्या होता है, जब गर्म और आर्द्र हवा निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर चक्र काटते हुए ऊपर उठती है, तब ठंडी होकर संघनित होती है और वर्षा कराती है। यह वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। ठीक है, वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। यदि इस प्रकार की वर्षा कम होती है तो सूखा पड़ जाता है, और वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ पर क्या होता है, चक्रवाती वर्षा होती है, अगर वर्षा हो गई तो जल का स्तर बढ़ जाता है या नदी में बाढ़ आ जाती है, और वर्षा कम हो जाती है तो सूखा पड़ जाता है और पानी का जल स्तर गिर जाता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है, इसके कारण तूफान और वर्षा होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और निम्न वायुदाब क्षेत्र के कारण क्या होता है, चक्रवात आता है, और उसके कारण तूफान आता है या वर्षा होती है। ठीक है, और ये तूफान भी यहाँ पर होता है। चक्रवाती तूफान से अधिक खतरा भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी से बना रहता है। ठीक है, चक्रवाती तूफान से सबसे अधिक खतरा कहाँ होता है, भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी से बना रहता है। तो बंगाल की खाड़ी से जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, उसके कारण सबसे अधिक अगर तबाही तूफान होता है या चक्रवाती वर्षा होती है, तो उससे सबसे अधिक तबाही कहाँ होती है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में,
या तमिलनाडु में होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए चक्रवाती वर्षा का आपको फिगर किताब से आपको दे दिया गया है। ये गर्म वायु ऊपर उठ रही है, संघनन के कारण बादल का निर्माण हो रहा है, और गर्म और ठंडी वायु के कारण यहाँ पर देखिए वर्षा हो रही है। तो ये निम्न वायु दाब क्षेत्र का बंगाल की खाड़ी में जो बनता है, उसके बाद यह भारी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर JCERT किताब का हमने यह फिगर भी काट के दे दिया है। तो आप JCERT किताब से बने हुए सारे नोट्स को पढ़ना नहीं भूलिएगा। यदि केवल आप ज्योग्राफी सेशन देखना चाहते हो तो 150 रुपये आपके इसके हैं, आप यहाँ से ज़रूर लेकर के इसका सारा टॉपिक देख लीजिएगा। केवल JCERT JK किताब का बना हुआ है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।